हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम संदीप गर्ग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यूज़ होने वाली काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे। ये कंसेप्ट्स आपके पूरे कोर्स में रेगुलरली यूज़ होते रहेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सेक्शंस 2.1, 2.2 और 2.3 जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस और फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम पे हैं, इन्हें कवर करेंगे। हमने पिछले 4 वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर टॉपिक को समझाने के लिए मैं कुछ एडिशनल नोट्स को भी रेफ़र करूँगा। इन नोट्स का रेफरेंस मैंने संदीप गर्ग के अलावा दूसरे ऑथर से भी लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के कंसेप्ट को समझते हैं। ये दोनों कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई इनकम उस देश की डोमेस्टिक इनकम होती है और किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई इनकम उस देश की नेशनल इनकम होती है। अब एक लेमैन के लिए किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर का सारा हिस्सा उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट थोड़ा वाइड होता है। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये आपको इसका कंसेप्ट समझने पे क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम समझना चाहें कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर का 99.9% इलाका इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अब आप ध्यान दें, हमने यहाँ पे 99.9% कहा है, ना कि 100%। यानी कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि मोटा मोटा हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर का इलाका हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। अब कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर होंगे, पर तब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा कहलाएंगे। आइए ऐसी कुछ आइटम्स को समझते हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग आप नॉर्मल रेजिडेंट को इंडिया का सिटीजन मान लें। हम नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट थोड़ी देर में समझेंगे। अब यहाँ पे शिप्स का मतलब हुआ पानी का जहाज़ और एयरक्राफ्ट का मतलब हुआ हवाई जहाज़। अब जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जिन्हें कोई इंडियन सिटीज़न या फिर कोई इंडियन कंपनी ओन करती है, अब वो दुनिया के किसी भी देश में ऑपरेट कर रहे हों, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब इंडियन कंपनीज़ हैं। अब इनका एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल अगर रशिया और जापान के बीच ऑपरेट कर रहा होगा, तब भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा और उसके द्वारा कमाई गई इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। इसी तरह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी इंडियन कंपनी है। ये दुनिया भर में अपने पैसेंजर और कार्गो शिप्स चलाती हैं। अब इनके शिप्स दुनिया भर में कहीं भी चल रहे हों, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा होंगे। इसी तरह सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर की कंपनी है। अब अगर सिंगापुर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट इंडिया और जर्मनी के बीच ऑपरेट करता है, तो वो ना तो इंडिया और ना ही जर्मनी की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, बल्कि वो सब सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे और उनसे कमाई गई इनकम सिंगापुर की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री
in the international waters where they have exclusive rights of operation. अब यहाँ पे फिशिंग वेसल्स का मतलब हुआ फिशिंग करने की बोट्स और कमर्शियल शिप्स. ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स समुद्र के बीच में बनाए गए मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की डीप सी एक्सप्लोरेशन में यूज होते हैं. यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब हुआ समुद्र का वो हिस्सा जो किसी भी देश का नहीं होता है. अब अगर ये फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स कोई इंडियन रेजिडेंट ओन करता है, भले ही वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, और वो इन्हें इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे उसको ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट हो, तो वो फिशिंग बोट और ऑयल रिग्स भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे और उनसे कमाई गई इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होंगी. अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. आइए पहले हम एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब समझते हैं. अब जैसा कि हम जानते हैं आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है. हर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन होता है, इसलिए हर एक कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उन सभी कंट्रीज़ में रखती है जो उस कंट्री में अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हम एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अमेरिका में जो इंडिया का एम्बेसडर होगा वो इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा. अब इस एम्बेसडर को काम करने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उसको अपने देश का और कुछ लोकल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो उस बिल्डिंग जिसमें एम्बेसडर और उसका स्टाफ काम करते हैं उसको हम एम्बेसी बोलते हैं. ये एम्बेसीज नॉर्मली होस्ट कंट्री की कैपिटल सिटी में होती है. फॉर एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है जहां से इंडियन एम्बेसडर ऑपरेट करता है. इसी तरह अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड होगी जहां से अमेरिकन एम्बेसडर ऑपरेट करेगा. अब कॉन्सुलेट्स एम्बेसी का छोटा वर्जन होते हैं. ये कैपिटल सिटी के अलावा दूसरे बड़े शहरों में होते हैं. फॉर एग्जांपल, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में सिचुएटेड हैं. अब जहाँ पे एम्बेसीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन को हैंडल करती हैं, वहीं पे ये कॉन्सुलेट्स अपने देश और होस्ट देश के ट्रेड और कमर्शियल रिलेशंस को हैंडल करते हैं. साथ में ये वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड सभी मैटर्स को भी देखते हैं. आइए अब हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं. अब अमेरिका जैसा देश जो टाइम टाइम पे दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर लड़ता है, उसने कई कंट्रीज़ में अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, जैसे इराक, अफ़गानिस्तान, साउथ कोरिया वगैरह. इन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में उसके आर्म फोर्सेस रहते हैं. अब ये एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो एक कंट्री दूसरे देशों में बनाती है वो भी उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही हिस्सा होते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया की एम्बेसी जो चाइना में होगी वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होगी. इसी तरह चाइना की एम्बेसी जो इंडिया में होगी वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी. इसी तरह अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो उसने अफ़गानिस्तान, इराक और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बना रखे हैं वो सारे अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे. अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर सिचुएटेड 99.9% एरिया को कहते हैं. अब ये 0.01% एरिया कौन सा है जो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होता है, आइए इसको समझते हैं. इस पॉइंट को हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के कंटेक्स्ट में समझते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री. अब हमारे देश में सिचुएटेड एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो दूसरे देशों के हैं, ये सब हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे. अब ये तो ऑब्वियस पॉइंट है. अगर वॉशिंगटन में स्थित इंडियन एम्बेसी यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, तो न्यू दिल्ली में स्थित अमेरिकन एम्बेसी
भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे देश में किसी और देश की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ इत्यादि, उनके जो हमारे देश के अंदर ऑफिसेज होंगे वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे। आइए अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहां हमें बताना है कि दिए गए आइटम्स में कौन कौन सी आइटम्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगी। आइटम नंबर 1, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। अब क्या लंदन हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए इंडियन कंपनी जो लंदन में सिचुएटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगी। अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। पॉइंट नंबर 3 है कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंपनी कोई इंडियन ओन करता है या फिर कोई फॉरेनर, क्योंकि ये इंडिया में सिचुएटेड है इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। पॉइंट नंबर 4 है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। अब रिलायंस है तो इंडियन कंपनी, पर क्योंकि इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है जो इंडिया के बाहर है, इसलिए ये ऑफिस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब क्योंकि ये बैंक इंडिया में सिचुएटेड है इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। पॉइंट नंबर 6 है इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब इंडिया की कोई भी एम्बेसी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे, इसीलिए ये इंडियन एम्बेसी इन जापान भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। पॉइंट नंबर 7 है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इंडिया का बैंक, पर क्योंकि ये चाइना में सिचुएटेड है इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8 है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब जिस तरह इंडिया की सारी एम्बेसीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगी, इसी तरह रशिया की सारी एम्बेसीज जो रशिया से बाहर सिचुएटेड है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। पॉइंट नंबर 9 है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। अब टाटा है तो इंडियन कंपनी, पर उसने जो बिल्डिंग किराए पे दी है वो अमेरिका में सिचुएटेड है, इसलिए वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगी, ना कि इंडिया के। आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना पड़े तो हम इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्री। चलिए अब हम नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। अब इस डेफिनेशन में हमें 3 पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। नॉर्मल रेजिडेंट कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई कंपनी, बैंक इत्यादि भी हो सकती है। यहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन अ कंट्री का मतलब है कि वो रेजिडेंट उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रहता है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि उस रेजिडेंट की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट उसी जगह होती है। आइए इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक बार फिर से नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन जो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रहता है और अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वहीं पे करता है,
वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। आइए अब हम नॉर्मल रेजिडेंट के कुछ एग्जाम्पल्स इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं। अब आप और मैं जो इंडिया में ही पैदा हुए हैं और यहीं पे अपना बिजनेस या जॉब करते हैं, हम सब इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और अपनी जॉब या बिजनेस यहीं पे करता है, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई इंडियन सिटीज़न किसी और देश में जॉब या बिजनेस करता है पर वहाँ पे 1 साल से कम की स्टे पे रहता है, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा। हाँ, अगर वो वहाँ पे 1 साल से ऊपर रह रहा है तब वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन शामिल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एट्सेट्रा। अब ऐसे कैटेगरी के विजिटर्स को हम इसीलिए शामिल नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली इन लोगों की स्टे 1 साल से कम होती है। अब हो सकता है कोई फॉरेनर जो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर हायर एजुकेशन के लिए आया हो, वो यहाँ 1 साल से ज़्यादा स्टे कर रहा हो, पर हम उनको भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी अपनी कंट्री में ही होगा, ना कि इंडिया में। इसी तरह अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया के बाहर पढ़ने या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो हम उसको भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। अब हमने नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वो व्यक्ति किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रहता है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे देश में सिचुएटेड फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर काम करने वाले फॉरेनर्स भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि इन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में जो इंडियन सिटीजन्स काम करते हैं वो सब इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें अमेरिकन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन्स दोनों काम करते हैं। अब जो अमेरिकन सिटीजन्स होंगे वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे और जो इंडियन सिटीजन्स होंगे वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। पॉइंट नंबर 3 है international organizations like UNO, WHO, etc. are not considered as normal residents of the country in which they operate. They are treated as normal residents of international area. अब यहाँ पे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स को कोई व्यक्ति नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के सेक्शन में पढ़ा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती हैं। वो जिस जगह सिचुएटेड होती हैं उसको इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। इसीलिए ऐसी सारी इंस्टीट्यूशंस किसी देश की नॉर्मल रेजिडेंस भी नहीं होती हैं। इन सबको इंटरनेशनल टेरिटरी का रेजिडेंट माना जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which institutions are located. अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो किसी भी देश की नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होती हैं, पर उनमें जो लोग काम करते हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वो हम इस पॉइंट में समझेंगे। सपोज करें इंडिया में यूएनओ का ऑफिस है। अब यहाँ पे अमेरिकन सिटीज़न भी काम करता है और इंडियन सिटीज़न भी। अब जो इंडियन सिटीज़न होगा वो तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही माना जाएगा, पर जो अमेरिकन सिटीज़न होगा अगर वो यहाँ पे 1 साल से कम काम करता है तो फिर वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, और अगर वो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा काम करता है तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है crew members of foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers
provided their stay is less than 1 year. अब अगर ये सब लोग 1 साल से कम की स्टे करते हैं तो ये नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे, और अगर 1 साल से ज़्यादा की स्टे करते हैं तो ये सब लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे. लास्ट पॉइंट है border workers who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country. They are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. For example, नेपाल के सिटीजन्स जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, रोज़ सुबह बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आते हैं और यहाँ दिन भर खेतों में काम करके शाम को बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वापस अपने इलाके में चले जाते हैं. ऐसे लोगों को हम नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ना कि इंडिया का. अगर आप अभी नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं तो टेंशन मत लीजिए. आपको जब भी ये पता करना हो कि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी देश की नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, तो आप इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखें. पहला पॉइंट, क्या वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रह रही है या फिर नहीं. और दूसरा पॉइंट, क्या वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इनकम कमाना और उसे खर्च करना उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करती है या नहीं. अगर इन दोनों पॉइंट्स का आंसर येस है तो वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा. पर अगर इनमें से एक भी जवाब नो हुआ तो फिर वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा. अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान देकर एक बार फिर से इन कैटेगरीज को स्टडी करें तो अब आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे. अब फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स जो हमारे देश में घूमने के लिए हॉलीडेज़ पे आते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप या एशियन गेम्स इत्यादि के लिए आते हैं या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, क्या वो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा रहेंगे? ऑब्वियसली नो. अब हमारे फर्स्ट रूल के हिसाब से सिर्फ वही व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जो हमारे यहाँ 1 साल से ज़्यादा रहेगा. इसीलिए ये सभी लोग हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे. अब हो सकता है कुछ फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आएँ या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आएँ. अब इनका स्टे हो सकता है 1 साल से ज़्यादा हो, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होने की पहली कंडीशन को मीट करते हैं, पर इन्हें हम तब भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होने की दूसरी कंडीशन को मीट नहीं करेंगे. अब क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आया है, क्या वो यहाँ पे साथ में जॉब या बिजनेस भी करेगा जिससे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमा सके? ऑब्वियसली नो. इसी तरह जो व्यक्ति हमारे देश में एजुकेशन के लिए आएगा वो भी यहाँ पे इनकम अर्न नहीं करेगा. अब क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल रेजिडेंट की दूसरी कंडीशन को मीट नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे. अब अगर हम पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट नंबर 5 से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में जो कैटेगरी दे रखी हैं, इस किस्म के लोग जैसे कि कमर्शियल ट्रैवलर्स यानी कि फॉरेन बिजनेसमैन या फॉरेन कंपनीज़ या फिर सीजनल वर्कर्स जो हमारे देश में इनकम कमाने की इंटेंशन से आते हैं, उन्हें हम हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस मानेंगे अगर वो हमारे यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा स्टे करते हैं, क्योंकि तभी वो नॉर्मल रेजिडेंस होने की दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे. अगर ऐसे लोग हमारे देश में आके इनकम तो कमाएं पर 1 साल से कम रहें तो फिर हम उन लोगों को हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे. अब इसी तरह पॉइंट नंबर 6 में जो बॉर्डर वर्कर्स हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट होने की कंडीशन नंबर 2 को तो पूरा करते हैं, यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आके इनकम तो कमाते हैं, पर पहली कंडीशन यानी कि 1 साल से ज़्यादा की स्टे को वो फुलफ़िल नहीं करते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में चले जाते हैं.
इसीलिए हम इन्हें भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानेंगे। आइए अब हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स के 2 पॉइंट फार्मूला को पॉइंट नंबर 2 और 3 पे आजमाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में हमें दिया गया है स्टाफ ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन एम्बेसीज। अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के सेक्शन में ये समझा था कि फॉरेन एम्बेसीज हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती हैं। अब हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस होने की पहली शर्त ये है कि उस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रहना होगा। अब जब फॉरेन एम्बेसीज हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा नहीं है तो उनमें रहने वाला फॉरेन ऑफिशियल कैसे हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। हाँ, इन एम्बेसीज में जो हमारे देश के सिटीजन्स काम करते हैं उन्हें हम अपने देश का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के सेक्शन में ये भी पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती हैं। अब क्योंकि वो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं होंगी। हाँ, उनमें काम करने वाले लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट करेंगे या नहीं, ये उनकी लेंथ ऑफ स्टे पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब आपको नॉर्मल रेजिडेंट का पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए हम यहाँ पे दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स पे अपना 2 पॉइंट फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और कौन नहीं। पहला पॉइंट है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन दी इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब यूएसए में सिचुएटेड इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी, इसीलिए यहाँ पे काम करने वाले इंडियन ऑफिशियल्स इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। इसी तरह अगर कोई अमेरिकन सिटीज़न अमेरिका में स्थित इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा होगा तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप एक गोल्डन रूल याद रखें। जिस देश का सिटीज़न किसी भी एम्बेसी में काम कर रहा होगा वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। यानी कि अगर अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में होगी उसमें इंडियन सिटीज़न इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और अमेरिकन सिटीज़न अमेरिका का। इसी तरह अगर अमेरिका में स्थित इंडियन एम्बेसी में अमेरिकन सिटीज़न काम कर रहा होगा तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और इंडियन सिटीज़न जो उस एम्बेसी में काम कर रहा होगा वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। पॉइंट नंबर 2 है अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। अब हमने पॉइंट नंबर 1 में ये पढ़ा है कि फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये जापानीज टूरिस्ट जापान का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ना कि इंडिया का। अब अगर हम यहाँ पे अपना 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं तो क्योंकि ये टूरिस्ट हमारे यहाँ पे 1 साल से कम रह रहा है इसलिए ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। अब अगर ये टूरिस्ट हमारे यहाँ 1 साल से ज़्यादा भी रहता तब भी ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाता, क्योंकि तब ये नॉर्मल रेजिडेंट होने की दूसरी कंडीशन यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट को उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न करनी होती है, उसे फुलफ़िल नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए कि फॉरेन टूरिस्ट वीज़ा पे दूसरे देश में जाते हैं, ऐसे वीज़ा पे काम करने की परमिशन नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 है इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अब हमारे 2 पॉइंट फार्मूला के हिसाब से ऐसे इंडियंस ना तो पाकिस्तान में 1 साल से ज़्यादा रहेंगे और ना ही वहाँ पे इनकम अर्न करेंगे, इसलिए ऐसे इंडियन टूरिस्ट इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। पॉइंट नंबर 4 है इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अब हम जानते हैं कि यूएनओ जैसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ना किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती हैं और ना ही उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट, पर उनमें काम करने वाले लोग जिस देश में ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे अगर वो वहाँ 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंडियन सिटीज़न इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा क्योंकि ये अमेरिका में 1 साल से कम काम कर रहा है। अब अगर ये वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा काम करता तो फिर ये अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होता। पॉइंट नंबर 5 है इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब WHO तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम ये भी जानते हैं कि इंडियन एम्प्लॉय जो इंडिया में ही काम करता है
अब भले ही वो किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा हो या फिर किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो इस एग्जाम्पल में भी जो इंडिया में सिचुएटेड WHO के ऑफिस में इंडियन एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। पॉइंट नंबर 6 है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। अब हम जानते हैं कि सभी प्रकार के फॉरेन टूरिस्ट अपने अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, इसीलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। यहाँ पे रीज़न सिंपल है, ना तो यहाँ पे ये टूरिस्ट 1 साल से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं और ना ही इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है। लास्ट पॉइंट है इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर दी हज पिलग्रमेज। अब यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट सऊदी अरेबिया जहाँ पे ये हज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, इसीलिए ये इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। रीज़न सिंपल है, 1 साल की कम की स्टे और इन लोगों का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, ना कि सऊदी अरेबिया। अब अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो हर एग्जाम्पल में हर व्यक्ति की कंट्री मेंशन्ड है, जैसे इंडियन ऑफिशियल, जापानीज टूरिस्ट, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान, इंडियंस वर्किंग इन UNO ऑफिस, इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO, इंडियन मुस्लिम्स इत्यादि। अब यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम देने से हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस देश का सिटीज़न है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। इंडियंस वर्किंग इन द UNO ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अब यहाँ पे ये व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न है, यानी कि इस व्यक्ति के पास इंडिया का पासपोर्ट होगा और ये इंडिया में ही वोट डाल सकता है। साथ ही ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट भी होगा, क्योंकि ये वहाँ पे 1 साल से कम काम करता है। यानी कि इस व्यक्ति द्वारा कमाई गई इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब जब यह व्यक्ति इस UNO ऑफिस में 1 साल से ज़्यादा काम कर लेगा, तो तब ये अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया का, भले ही ये तब भी इंडिया का सिटीज़न होगा। यानी कि इसके पास तब भी इंडिया का पासपोर्ट होगा, वोट भी ये इंडिया में ही डालेगा और बाकी सभी फैसिलिटीज़ जो एक इंडियन सिटीज़न को मिलती है, इसको भी मिलती रहेगी। पर अब इसके द्वारा कमाई गई इनकम अमेरिका की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ना कि इंडिया के। ऐसे कैटेगरी के लोगों को हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि NRI कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि बीइंग अ सिटीज़न एंड बीइंग अ नॉर्मल रेजिडेंट आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, या फिर सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप्स आर 2 डिफरेंट टर्म्स। यानी कि एक व्यक्ति एक वक्त में किसी देश का सिटीज़न और किसी दूसरे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंस को समझते हैं। सिटीज़नशिप एक लीगल कंसेप्ट है। मैं या आप इंडिया के लीगल सिटीजन्स हैं। अब ये सिटीज़नशिप किसी को भी 2 तरीक़ों से मिल सकती है। पहला, या तो वो व्यक्ति उस देश में पैदा हुआ हो, जैसा कि इंडिया में पैदा हुआ व्यक्ति ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न बन जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि किसी और देश के लीगल सिटीज़न ने लीगली अप्लाई किया हो इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगर अदनान सामी, जो कि बाय बर्थ पाकिस्तानी सिटीज़न था, उसने लीगली इंडिया की सिटीज़नशिप अप्लाई की और उसको वो कुछ सालों के बाद मिल गई। अब वो इंडिया का लीगल सिटीज़न है। इसके उलट रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर एक व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडिया का सिटीज़न होगा, पर अगर वो कनाडा में 1 साल से ज़्यादा रहता है और वहाँ पे ही अपनी जॉब करता है, तो फिर वो कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया का। यानी कि एक ही टाइम पे वो इंडिया का सिटीज़न हुआ और कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट। इसी तरह अगर कोई चाइनीज़ सिटीज़न इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और यहीं पे अपनी इनकम अर्न करता है, तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। पर वो इंडिया का सिटीज़न नहीं कहलाएगा जब तक वो
इसके लिए लीगली अप्लाई नहीं करता है। नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट नॉर्मली एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन ने इनकम कहाँ अर्न करी और उस पर कौन से देश का टैक्स लगेगा उसको लेके उपयोग में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न है पर वो अमेरिका में जॉब करता है, तो उसकी इनकम अमेरिका की नेशनल इनकम में शामिल होगी और वो उस पर टैक्स भी अमेरिकन गवर्नमेंट को देगा, ना कि इंडियन गवर्नमेंट को। दोस्तों, यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस का सेक्शन कंप्लीट होता है। ये दोनों कंसेप्ट्स डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफरेंशिएट करने में यूज़फुल होते हैं। हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट आगे चल के इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई इनकम को कहते हैं, भले ही वो किसी रेजिडेंट ने कमाई हो या फिर नॉन रेजिडेंट ने, जबकि नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई इनकम को कहते हैं, भले ही वो उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई हो या फिर बाहर। चलिए अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगले कंसेप्ट यानी कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को समझते हैं। इन दोनों कंसेप्ट्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि जहाँ पे फैक्टर इनकम काम करने के बदले में मिलती है, वहीं पे ट्रांसफ़र इनकम बिना कोई काम करे मिलती है। आइए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे दो पॉइंट्स को समझना है। पहला, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 प्रकार के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और उनके द्वारा कमाई गई इनकम होती है रेंट, जो कि लैंड ओनर को मिलती है, वेजेस जो लेबर को मिलती है, इंटरेस्ट जो कैपिटल को मिलता है और प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। अब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये पढ़ा है कि फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है और उनकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिसके बदले वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड देता है, जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो बेसिकली फैक्टर इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कहते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद देने के बदले कमाते हैं। अब फैक्टर इनकम के कंसेप्ट के 3 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। पहला, हम फैक्टर इनकम को अर्निंग कंसेप्ट या फिर बायलैटरल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। बायलैटरल का मतलब हुआ 2 वेज, यानी कि 2 तरफा। इसको ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक तरफ तो फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर सर्विस मिलती है और दूसरी तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म से अपनी मेहनत के बदले फैक्टर इनकम मिलती है। याद रखिए, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम एक ही कंसेप्ट होता है। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया मेहनताना फैक्टर पेमेंट होता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाया गया मेहनताना फैक्टर इनकम होता है। अब इसे अर्निंग कंसेप्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मेहनत के बदले कमाई गई इनकम होती है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और बाहर दोनों जगह कमा सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाई गई फैक्टर इनकम को हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इस कंसेप्ट को हम डिटेल में सेक्शन 2.8 में समझेंगे। अब फैक्टर इनकम से रिलेटेड तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम, जिसका कंसेप्ट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वो ना तो डोमेस्टिक इनकम और ना ही नेशनल इनकम में शामिल की जाती है। चलिए अब हम ट्रांसफ़र इनकम के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी कि ट्रांसफ़र इनकम किसी व्यक्ति को बिना कुछ प्रोडक्टिव सर्विस करे मिलती है।
इसीलिए इसको यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा कंसेप्ट भी कहा जाता है। अब ट्रांसफ़र इनकम को यूनिलैटरल कंसेप्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इनकम को रिसीव करने के बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करता है, अनलाइक फैक्टर इनकम जिसको कमाने के लिए उसका रिसीवर प्रोडक्टिव सर्विस करता है। इसलिए हम ट्रांसफ़र इनकम को रिसीट कंसेप्ट भी कहते हैं, जबकि फैक्टर इनकम को अर्निंग कंसेप्ट कहा जाता है। क्योंकि फैक्टर इनकम अर्न करनी पड़ती है यानी कि कमानी पड़ती है, जबकि ट्रांसफ़र इनकम कमानी नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही मिल जाती है। आइए ट्रांसफ़र इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ट्रांसफ़र इनकम का पहला एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन। ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। अगेन उनको इस इनकम को रिसीव करने के लिए उसके बदले कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफ़र इनकम का दूसरा एग्जाम्पल है स्कॉलरशिप। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को मिलती है। अब आप कहेंगे कि स्कॉलरशिप अर्न करने के लिए हमको बहुत अच्छे नंबर्स लाने की मेहनत करनी पड़ती है। आपका पॉइंट ठीक है, पर अच्छे नंबर लाने की मेहनत को हम प्रोडक्टिव सर्विस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो सर्विसेज जो एक इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में उपयोगी होती हैं, उन्हीं को हम प्रोडक्टिव सर्विसेज मानते हैं। मोर ओवर कई स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें भी बाय डिफ़ॉल्ट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ट्रांसफ़र इनकम का तीसरा एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये बेसिकली उन युवाओं को मिलता है जिनके पास नौकरी नहीं होती है, तो उनके बेसिक खर्चों को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है। चौथा एग्जाम्पल है सब्सिडीज़। ये गवर्नमेंट किसी आइटम की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोड्यूसर्स को देती है। सब्सिडी के कंसेप्ट को हम डिटेल में सेक्शन नंबर 2.7 में समझेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम के चारों एग्जाम्पल्स यानी कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सब्सिडीज़ को गवर्नमेंट लोगों में देती है। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसफ़र पेमेंट हुई जिसके बदले उसको कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं मिलती है। यहाँ पे चारों एग्जाम्पल्स में गवर्नमेंट देने वाले के रोल में होती है और आम जनता लेने वाले के रोल में। पर क्या कोई ऐसी भी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जहाँ पे ये रोल रिवर्सल होता है, यानी कि जनता देती है और सरकार लेती है? जी हाँ, ऐसी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जिसे आप और हम सभी देते हैं गवर्नमेंट को, और वो होते हैं टैक्सेस। अब जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो या फिर कॉरपोरेट टैक्स हो, ये सारे के सारे टैक्सेस ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके बदले सरकार डायरेक्टली कोई प्रोडक्टिव सर्विस देने का प्रॉमिस नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता हूँ तो उसके बदले मैं सरकार से कोई ऐसी सर्विस डायरेक्टली नहीं एक्सपेक्ट कर सकता जो मुझे चाहिए हो। गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो जनरल वेलफेयर को ध्यान में रख के करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल वेलफेयर को। अब दोस्तों, अभी तक के हमारे ट्रांसफ़र इनकम्स के एग्जाम्पल थे गवर्नमेंट और जनता के बीच के। ट्रांसफ़र इनकम के कुछ और एग्जाम्पल भी होते हैं जो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है पॉकेट मनी, जो आप सभी अपने पेरेंट्स से लेते होंगे। अगेन आप में से कई लोग बोलेंगे कि इसके बदले हम घर के काफ़ी सारे काम करते हैं, पर अगेन हम उनको प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं कहेंगे जब तक वो किसी गुड्स या सर्विस की प्रोडक्शन में उपयोगी ना हो। दूसरा एग्जाम्पल है डोनेशन, जो आप और हम किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या सोशल इंस्टीट्यूशन को करते हैं। इस तरह जो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं या उनसे लेते हैं, वो भी एक तरह की ट्रांसफ़र पेमेंट या इनकम ही होती है। ट्रांसफ़र इनकम का तीसरा एग्जाम्पल है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है वो पैसा जो विदेशों में काम करने गए लोग अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। ये ट्रांसफ़र इनकम इसलिए होता है
क्योंकि इसके बदले उनके रिसीवर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करते हैं। तो चलिए एक बारी हम ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल्स को समराइज कर लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज, ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, पॉकेट मनी, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स इत्यादि। अब ट्रांसफ़र इनकम के रिलेशन में भी 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला कि जस्ट लाइक फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर बाहर से रिसीव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां ओल्ड एज पेंशन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसीव की जाती है, वहां रेमिटेंसेस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से रिसीव की जा सकती है। अब ध्यान रहे, जहां हम फैक्टर इनकम को कमाया जाना कहते हैं, वहीं हम ट्रांसफ़र इनकम को रिसीव करना कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम कमाई नहीं जाती है। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार की ट्रांसफ़र इनकम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि इनको रिसीव करने के बदले इनका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करता है। इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस से इनकम होती है, वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं की जाती है। अब ट्रांसफ़र इनकम 2 प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफ़र इनकम और कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम। करंट ट्रांसफ़र इनकम या पेमेंट डोनर की इनकम से जाती है और ये रिसीवर की कंजम्पशन पर्पस के काम आती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हर महीने ओल्ड एज अलाउंसेस देती है सीनियर सिटीजन्स को, जिन्हें वो लोग अपनी कंजम्पशन पर्पसेस में उपयोग करते हैं। इसके उलट कैपिटल ट्रांसफर्स डोनर की वेल्थ में से दी जाती है और ये कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट के काम आती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका कई गरीब देशों को टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स देता है उन देशों में डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह आम जनता जब कोई प्रॉपर्टी बेचती है तो उस पर गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स देती है। इस प्रकार के कैपिटल ट्रांसफर्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। चलिए दोस्तों, अब इस सेक्शन के एंड में हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। मीनिंग में हम दोनों की डेफिनेशंस को लिखेंगे। नेचर का पॉइंट भी हमें क्लियर है। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में शामिल होती है, जबकि ट्रांसफ़र इनकम दोनों में शामिल नहीं होती है। कंसेप्ट का भी पॉइंट हमें क्लियर है। अब जहाँ पे फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट होता है, वहीं पर ट्रांसफ़र इनकम रिसीट कंसेप्ट होता है। रेसिपिएंट का पॉइंट भी हम समझ चुके हैं। अब जहाँ पे फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, वहीं ट्रांसफ़र इनकम हाउस होल्ड्स यानी कि आम जनता भी रिसीव कर सकती है और गवर्नमेंट भी रिसीव कर सकती है टैक्सेस के रूप में। फाइनली एग्जाम्पल्स वाला पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जहाँ पे फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, वहीं ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, टैक्सेस, सब्सिडीज, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सेक्शन 2.3 भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको तीनों सेक्शंस के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर इसको क्लैरिफाई करूँगा। इन तीनों सेक्शंस के बहुत कम क्वेश्चंस ही क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 2 के एंड में दिए गए सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स का मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, जिस पे मैं सारे सेक्शन के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अगले वीडियो में हम संदीप गर्ग चैप्टर 2 के सेक्शंस 2.4 और 2.5 को कवर करेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका समझाऊंगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
Thank you and have a nice day.